फाइनली मैं क्लास 12 केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ, जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, सीबीएसई ने आपके सिलेबस में टोटल 9 मार्क्स का असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आउट ऑफ 70 तो 9 मार्क्स तो आपका ANR वाला क्वेश्चन हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, जो बच्चे को अच्छा मार्क्स स्कोर करना है उन सभी को वो 9 मार्क्स के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मतलब ओरिजिनल वाला लड़ेंगे नहीं, WWE वाला। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेहनत करके लड़ेंगे, तो वो हमारा टारगेट होता है। और जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है केमिस्ट्री का असर्शन एंड रीजनिंग बेस का, वो स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस होने वाला है। और देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में होता क्या है कि आपके लिए 4 स्टेटमेंट गिवन रहता है, आपको चारों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। पहला में क्या बोलता है कि असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और जो आपका रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। सेकंड क्या बोलता है कि दोनों सही है, बट जो आपका रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। देन आपका असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, देन आपका असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा 4 ऑप्शन होता है, और हर एक क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट, एक असर्शन और एक रीजन देखने को मिलता है। तो आपको क्या करना होता है, वो दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है। देन आपको ये 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको चूज करके अपने आंसर शीट में लिखना पड़ता है। तो ये हमारा असर्शन एंड रीजनिंग का रूल होता है। तो चलिए फ्रेंड, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि फ्रेंड, अगर आप क्लास 12 या फिर ड्रॉपर्स के स्टूडेंट है और आप नीट 2021 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है अल्फा अचीवर बैच। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनअकैडमी के बिल्कुल टॉप एडुकेटर आपके लिए क्रैश कोर्स करवाएंगे। तो क्रैश कोर्स सभी बच्चे के लिए, चाहे आपका सिलेबस 20% कंप्लीट हुआ या फिर 50% या फिर 90%, आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में आपको टीच किया जाएगा और सारे नोट्स को इंग्लिश में शेयर किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री में सभी टॉपिक और फिजिक्स में और बायोलॉजी में सभी चैप्टर और सभी टॉपिक को कवर करवाया जाएगा, और ये 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट शेड्यूल दिखा देता हूँ। यहाँ पर 15 दिसंबर का शेड्यूल देख सकते हैं। 4:30 PM में मॉडर्न फिजिक्स होगा, देन 7 PM में केमिकल काइनेटिक्स होगा। अब देखिए, ये 16 दिसंबर का शेड्यूल है, देन ये 17 दिसंबर का है, देन 18 दिसंबर का है, देन और भी आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्रैश कोर्स में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पर जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सिलेक्ट प्लस में क्लिक करना है। देन आप लोग जितना ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतना ज्यादा आपके लिए कम कॉस्ट पड़ेगा, और हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कर लीजिएगा, तो आपको और भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस बार आप सभी को फोड़ना है नीट एग्जाम को अनअकैडमी के साथ। अब देखिए, ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन है। देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही डर जाते हैं, बट आप लोग असर्शन और रीजनिंग को आप लोग दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, आपका स्टेटमेंट गिवन है, अब आपको सोचना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये सिंपल है, क्या आपने बचपन में ट्रू और फॉल्स नहीं खेला होगा? बिल्कुल खेला होगा। या फिर कवा और मैना और ये तब तो आप लोग खेलते ही होंगे। ठीक है, तो वही आपको करना, कुछ भी हार्ड नहीं होता है। अब देखिए, असर्शन पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि Fe6 का जो हमारा पावर है वो हमारा 3 नेगेटिव है। ये हमारा आयन क्या लिखा हुआ है, सो मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर क्या चेक करना है, क्या इस वाले कंपाउंड में 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपको चेक करना है। तो कैसे चेक कीजिएगा, आपने यहाँ पर VBT मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो बस इसी से ये वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे कीजिएगा, यहाँ पर क्या गिवन है, Fe यहाँ पर CN6 का जो हमारा पावर है वो हमारा 3 नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका नेमिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी हमें क्या करना है, VBT से हमें पता करना है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको Fe का यहाँ पर एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 26 होता है। ठीक है, फ्री कोचिंग टू नितिन हाउस ये मेरा कोड होता है, आप लोग भी अपना कोड बना लीजिएगा। तो Fe मतलब क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता
है। अब देखिए इसका आप लोग क्या कीजिए, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट वाला उसको आप लोग लिख लीजिए। तो पहले क्या होगा यहाँ पर 3d का, ठीक है, तो d में आपका कितना ऑर्बिटल होता है 5 होता है। और जो आपका नेक्स्ट क्या होगा 4s का, तो s में कितना ऑर्बिटल होता है 1 और उसमें इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं। अब देखिए 26 से तो ये आपका क्या होगा पता है, ये दोनों तो हमारा फुल होगा, बट यहाँ पर क्या होगा एक एक करके हमारा यहाँ आएगा। देन आपका जो छठवां ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये सब आपने क्लास 11 में फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा। बहुत सारे रूल होते हैं, वो सब आपको रूल को अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब आपको क्या देखना है कि Fe के ऊपर चार्ज कितना है। तो देखिए जो आपका यहाँ पर Fe है इसको आप लोग 6 मान लीजिए, मतलब सॉरी जो Fe इसको आप लोग x मान लीजिए, क्योंकि इसी का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। और Cn का क्या होता है -1 होता है, तो -1 इंटू 6 आपका -6 हो गया और इज इक्वल टू हमारा -3 हो गया। तो x क्या आ गया, x हमारा +3 आ जाएगा। तो Fe का क्या हो गया ऊपर में +3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना, अगर 3 यहाँ पर 3 पॉजिटिव अगर चार्ज है तो आपका क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन आपका निकलेगा। कैसे निकलेगा बताइए, पहले क्या कहां से निकलेगा, पहले S से निकलेगा, ठीक है। तो S से दोनों निकल जाएगा, तो ये हमारा खाली हो गया। अब कहां से निकलेगा, D से निकलेगा, तो ये भी वाला हमारा खाली हो जाएगा। तो हमारा क्या बच गया बताइए, हमारा ये बच जाएगा Fe3 पॉजिटिव का। ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्या यहां तक कोई बच्चे को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है CN6 है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो Cn होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो क्या बोलेगा, उसको धक्का देगा इलेक्ट्रॉन को। तो धक्का कैसे देगा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसको धक्का देके क्या कर देगा, यहाँ पर एक खाली है तो ये बोलेगा तुम यहाँ पर जाओ, ठीक है। क्योंकि जो आपका Cn होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, आपका क्या हो जाएगा, मैं दिखाता हूँ बना के। ये आपका कुछ इस तरह हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, बट यहाँ पर ओनली 1 है और ये दोनों आपका खाली है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया बताइए, यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारा क्या है पूरा पेयर्ड है, बट ये हमारा अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इस वाले केस में कितना दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, आपको 1 ही दिख रहा होगा। बट क्वेश्चन वालों ने क्या बोला कि करस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया कि जो आपका एसर्शन है वही गलत है। तो आपको रीजन को चेक करना ही नहीं है। अगर एसर्शन गलत है तो 100% जो आपका रीजन है वो आपका सही होगा। तो मतलब पहले वाले का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। देखिए जो हमारा एसर्शन रॉन्ग है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पहले वाले का कौन सा ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आप लोग चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर CN1 जाएगा, यहाँ पर CN1 जाएगा, यहाँ पर CN जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका p ऑर्बिटल होता है तो यहाँ पर भी CN जाएगा, यहाँ भी CN जाएगा, यहाँ भी CN जाएगा। देखिए ये हमारा D2 हो गया, ये हमारा S हो गया, ये हमारा P3 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा यही गिवन है, बट इसमें हम लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि एसर्शन ही गलत हो गया। तो रीजन तो आपको चेक ही नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली सही होगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो रहा है पहले वाले का आंसर। तो क्या सभी बच्चे को पहला वाला समझ में आ गया? कोई बच्चे को भी डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो क्या हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए सेकेंड क्या बोला है एसर्शन में। पहले एसर्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए और आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड द प्लॉट ऑफ log x/m वर्सेस log ऑफ p इज लीनियर, ठीक है। मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट। अब आपको क्या करना, अब देखिए यहाँ पर आपको पूरे केमिस्ट्री में जानना है और आपको दिमाग लगाना है कि आपने log x/m और log p का ग्राफ आपने कहाँ पर पढ़ा था। क्या आपको कुछ दिमाग में याद आ रहा है? अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ा होगा तो बिल्कुल याद होगा। ये आपका फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पर देखिए व्हेन द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब क्या हो गया x/m, ये आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है बताइए। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है p⁴ के होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में आपने पढ़ा होगा। x/m क्या है, आपका एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, जहां पर जो x होता है ये आपका अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट होता है और जो हमारा m होता है ये हमारा क्या होता है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते तो एक हमारा कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग k से डिनोट करेंगे। तो k इंटू p⁴ होगा, जहां पर p क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है p है तो हमारा क्या होगा बताइए, p हमारा प्रेशर होगा। तो आप देखिए यहां तक क्या कोई बच्चे को डाउट है, सभी को समझ में आ
गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर असर्शन में बोल रहा है वो हमारा बोल रहा है लॉग में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों साइड आप लोग क्या कीजिए, लॉग ले लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा लॉग एक्स बाय एम आ गया, ये हमारा लॉग के इंटू पी टू द पावर 1/n हो गया। अब एक प्रॉपर्टीज आपको लॉग का पता होना चाहिए, लॉग पी इंटू क्यू इज इक्वल टू होता है लॉग पी प्लस लॉग आपका क्यू होता है। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर लॉग पी टू द पावर क्यू रहता है तो क्यू हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है और लॉग पी बन जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज लॉग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा log x बाय एम हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए। इसको मैं यहाँ पर पहला प्रॉपर्टीज में ब्रेक करूंगा तो ये हमारा log k प्लस log यहाँ पर p टू द पावर 1/n हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा log k हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इस वाले प्रॉपर्टीज में ब्रेक करूंगा तो 1/n हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये हमारा log p हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, log x बाय एम हो गया, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं ताकि कोई बच्चे को अगर डायरेक्ट इक्वेशन ये वाला याद ना हो, वैसे तो ये वाला याद होना चाहिए बट याद नहीं भी हो तो भी मैंने डिराइव करके बता दिया। अब देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, इससे आपको क्या करना है, कंपेयर करना। तो यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर y आपका log x बाय एम है, जो आपका c है वो हमारा log k होगा, जो हमारा m है वो 1/n होगा और जो हमारा x है वो हमारा log p होगा। तो ध्यान रखिएगा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि log x बाय एम वर्सेस log p का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो प्लॉट करके देखिए ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा log x बाय एम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, log p हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनता है, ये हमारा क्या लीनियर जैसा ग्राफ बनता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y इंटरसेप्ट जिसको आप लोग c बोलते हैं, ये हमारा क्या है, log k है और ये ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमारा क्या 1/n है। तो देखिए ये क्या हमारा ग्राफ लीनियर हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो मतलब क्या हो गया, जो असर्शन है ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन है। बट आप लोग आप रीजन में पढ़िए, रीजन में क्या बोल रहा है, इट इज बिकॉज द कंसर्न इक्वेशन इज log x बाय एम इज इक्वल टू log k माइनस 1/n log p। आप देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या ये इक्वेशन में आपको कुछ गलत दिख रहा है। बच्चे क्या करते हैं, गलती से वो उसको लगता है ये इक्वेशन सही है, बट ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको निकाल के बताया वहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है, बट यहाँ पर देखिए इनका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आपका ये गलत होता है। तो ये जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ, जो इन्होंने लिखा है, ये इक्वेशन ही आपका गलत है। मतलब क्या हो गया, असर्शन तो सही है, ट्रू है, बट जो आपका रीजन है ये आपका फॉल्स है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रीजन इज करेक्ट बट सॉरी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन C1 इज इक्वल टू C2 फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये हमारा ना एसोसिएट करेगा ना डिसोसिएट होगा, ठीक है। और वैसे भी तो वेंटो फैक्टर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया, तो ये ऑब्वियस है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो लिखा हुआ रहना ही था। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मैंने आपको लास्ट डे जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कराया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक मतलब क्या होता है कि आपका दो सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आपका बिल्कुल इक्वल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दो सॉल्यूशन, सपोज पहला सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन हमारा बी है, तो दोनों का क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो पाई है, मतलब क्या होगा, जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेट सपोज ये हमारा पाई 1 है, ये हमारा पाई 2 है, तो आइसोटोनिक के लिए पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 होता है। ये मैंडेटरी कंडीशन है। बट ये ध्यान रखिएगा एक बात, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहला जो असर्शन में कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन C1 इज इक्वल टू C2, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आपका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT होता है, जहां पर C कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी है। तो ध्यान रखिएगा हमारा R तो कांस्टेंट है, आपको पता होगा ये हमारा R कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी हमारा एज अ कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आइसोटोनिक के लिए C1 इज इक्वल टू C2, मतलब क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू C2। क्या ये दोनों कंसंट्रेशन भी इक्वल होता है आइसोटोनिक के
के लिए। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है, मतलब कि ना कि वो एसोसिएट करेगा ना ही वो डिसोसिएट होगा। मतलब कि एग्जाम्पल लाइक यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपका एग्जाम्पल में NaCl, BaCl2 या फिर AlCl3 ये सब नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि वो सब आपका यहाँ पर क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और वहां पर वेंटो फैक्टर आई का रोल स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब क्या हो गया, ये ना एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा, मतलब कि ये वाला कंडीशन हमारा सही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए C1 = C2 होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये हमारा ट्रू है। फिर क्या बोल रहा है रीजन में कि फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन π1 = π2, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, ये भी हमारा सही है और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है, ठीक है, क्योंकि आइसोटोनिक में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, अगर इक्वल होगा तो ही तो आपका कंसंट्रेशन इक्वल होगा, मतलब क्या हो गया, दोनों सही है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो पहला जो तीसरा वाला का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिए जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए और ये आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से लिया गया है। क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एट रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसियस, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। अब ध्यान रखिए मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि A + B, लेटर सपोज अगर ये कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका रेट होता है उसको आप लोग कैसे लिखते हैं, रेट = कि आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ A होता है (x) हो गया, आपका कंसंट्रेशन ऑफ B (y) हो जाएगा, जहां पर x और y एक्सपेरिमेंटली आपको निकालना पड़ता है। अब देखिए ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारा क्या यहाँ पर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये हमने क्या लिया, ये हमने कंसंट्रेशन लिया, बट इसकी जगह यहाँ पर अगर पार्शियल प्रेशर PA भी आ जाए तो भी आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए दोनों इक्वल नहीं है, ऑब्वियस ही बात है, आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या और जो हमारा पार्शियल प्रेशर है क्या इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक प्रेशर एक कंसंट्रेशन है, कहां से इक्वल होगा बताइए। बट आप लोग यहाँ पर इसको इस वाले फॉर्म में या फिर पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो हमारा असर्शन है ये तो हमारा बिल्कुल ट्रू हो गया। बट आप रीजन पढ़िए, रीजन में क्या बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू इट्स कंसंट्रेशन, मतलब क्या हुआ, ये जो बोला जो ये हमारा कंसंट्रेशन और ये जो हमारा पार्शियल प्रेशर है क्या ये इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल नहीं होता भाई। एक कंसंट्रेशन एक पार्शियल प्रेशर आपस में इक्वल कैसे हो सकता है, क्या इक्वल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ अगर बहुत सारा कंडीशन आप क्या क्या कंडीशन लगा दीजिएगा वो तो अलग बात है, बट नॉर्मल केस में पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन बिल्कुल भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो मतलब जो हमारा रीजन ये तो हमारा फॉल्स हो गया। तो रीजन फॉल्स है मतलब असर्शन सही है और रीजन फॉल है, मतलब आपको देखिए आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर असर्शन सही है। तो मेरे हिसाब से ये हमारा ऑप्शन नंबर C होने वाला है, लास्ट वाले का आंसर। तो क्या सभी बच्चे को ये चारों असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई भी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट होगा? मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका कंप्लीट PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।